मैं हूं फारूक बलोच, बिजनेस जर्नलिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और ऑब्वियसली ये वीडियो फेसबुक पर भी डाली जाएगी। मेरे एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल कांटेक्ट हैं, पाकिस्तान के फेमस सिंगर शहजाद रॉय, आप जानते होंगे मेजोरिटी उनको। उनका एक सॉन्ग था लगा रहे, उसमें एक लाइन उन्होंने बोली थी कि मुझे ये फिक्र नहीं है मुल्क किस तरह चल रहा है, मुझे फिक्र ये है कहीं ऐसे ही ना चलता रहे। वो लाइन मेरे दिमाग में जो है ना वो अटक गई, और एज बिजनेस जर्नलिस्ट बार बार मुझे याद आती है कि हमें अपना काम करना है, हमें लोगों को जगाना है कि भाई जिस तरह चल रहा है ऐसे मामला नहीं चलेंगे। तो पाकिस्तान की इकॉनमी पे आज बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल इकॉनमी पे बात नहीं करेंगे। मेनली हम फोकस करेंगे एक्सचेंज रेट पे, डॉलर रेट पे, जो इस वक्त बहुत ही हॉट टॉपिक है। और हर दिन सुबह उठते हैं तो पहला मैसेज यही आता है कि आज डॉलर इतना ऊपर चला गया। और अभी जब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा था उससे पहले ही मुझे एक फ्रेंड का मैसेज आया, हारिस अमीर साहब हमारे सीनियर दोस्त हैं, कि आज इंटर बैंक में $175 से ऊपर चला गया, सॉरी ₹175 से ऊपर चला गया डॉलर। तो मेरे साथ डिस्कशन मुझे ज्वाइन किया अरीबा शाहिद ने, प्रॉफिट मैगजीन के लिए रिपोर्टिंग करती हैं, और इनका बैकग्राउंड भी है इकोनॉमी का। सो एक आम बिजनेस जर्नलिस्ट के मुकाबले थोड़ा बेहतर समझती हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ कर आई हैं, और सेंट्रल बैंक भी कवर करती हैं। मुझे लगा कि ये हैंड्स ऑन है, ज़्यादा कवर कर रही हैं इसको, तो इनसे बात करते हैं। व्हाट इज ड्राइविंग द डॉलर रेट अप? क्या बेसिकली हो क्या रहा है, ये इतना ऊपर क्यों जा रहा है? So there are lots of reasons. Internationally, oil और बाकी सारे commodities के rates कहाँ तक जा सकते हैं, और क्योंकि ये prediction वगैरह नहीं हुई थी सही से, क्योंकि obviously unprecedented circumstances में ना आपको ना मुझे पता था कि कहाँ तक हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें नहीं अंदाजा था कि हमारी इंपोर्ट्स कहाँ तक जा सकती थी, तो इंपोर्ट्स हमारी ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई हैं। अब रेमिटेंस की जो ग्रोथ है वो थोड़ी टैपर ऑफ होने लग गई, स्पेशली क्योंकि एक बेस इफेक्ट का भी मसला होता है, ऊपर से एक ये होता है कि रेमिटेंसेस लाइक आपकी it मतलब it can't become a major source over time, मतलब it's not a sustainable source। और फिर in addition जो अफगानिस्तान में जो चीजें हो रही हैं back in like right in our backyard, um so with a lot of international restrictions अफगान करेंसी पे और उनको डॉलर खरीदने फरोख्त करने में जो मसले हो रहे हैं, वो ज्यादातर चीजें जो हो रही हैं वो पाकिस्तान के थ्रू हो रही हैं, तो उसकी वजह से भी डिमांड फॉर डॉलर्स हैव रिजन ड्रामेटिकली विद इन पाकिस्तान। और फिर in addition to that, दुनिया दोबारा खुल रही है, ट्रैवल खुल रहा है, obviously that's a very small percent, but चीजें मतलब चीजें गोइंग बैक टू नॉर्मल, और वो जो बैक टू नॉर्मल का जो पेस है वो स्लो नहीं जा रहा, वो काफी तेजी से जा रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए बंदा कह सकता है कि रुपी का जो स्लाइड है वो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस की वजह से कम, और लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से और अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन की वजह से ज्यादा हो सकता है। वो जो या सीजनल इम्पैक्ट है वो तो जून जुलाई चले समझ में आता है, सितंबर भी पूरा क्वार्टर निकल गया, अभी अक्टूबर चल रहा है, क्या अभी तक उसके असरात हैं? सेकेंडली, अफगानिस्तान कितना अफेक्ट कर रहा है? बिकॉज स्टेट बैंक ने रिसेंटली कुछ मेजर्स भी लिए हैं, कुछ पाबंदियां लगाई हैं डॉलर्स ले जाने के ऊपर अफगानिस्तान पे। क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ा? उसको भी टाइम हो गया है। 1 जून का जो सीजनैलिटी है उसका इम्पैक्ट तो सबसाइड तो हो चुका है। एक वो चीज जो एब्सोल्युटली राइट, एंड एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न, तो वो है, ये मसला तो चल मतलब दे वर्कड ऑन मिटिगेटिंग दैट। लेकिन एक तरह से हम ये भी सोच सकते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो इनफॉर्मल ट्रेड और वो सब भी जो अंडर द रेडार चलता था, उसकी वजह से भी काफी राइज हो सकता है। तो दैट इज समथिंग जो वी कैन रियली क्वांटिफाइड इन एग्जैक्ट टर्म्स। तो जब तक अफगानिस्तान में सिचुएशन थोड़ी सही नहीं होगी, हो सकता है कि रुपी पे थोड़ा प्रेशर मेंटेन रहे। जो अभी स्टेट बैंक गवर्नर का जो रिसेंट मिस्टेक हुई, जो उन्होंने बोला कि जब रुपी की वैल्यू कम होती है तो कुछ लोग इससे भी लाइक दे विन, एंड वो होते हैं जो लोग पैसे यहाँ भेजते हैं, जो रेमिटेंसेस भेजते हैं, उनकी फैमिलीज दे विन। तो ये एक सेंटेंस जो है, while you don't expect the governor to say ये sentence, but इस सेंटेंस से एक और ये भी अंदाजा होता है कि you can expect the rupee to slide further, या स्टेट बैंक की कोई इंटरवेंशन या कुछ आने नहीं वाली, क्योंकि अगर वो इतना इसको डिफेंड कर रहे हैं तो you can expect कि it could slide even more। कमिंग बैक, मैं इस पे दोबारा भी आऊँगा गवर्नर साहब के स्टेटमेंट के ऊपर। बट स्टेट बैंक बेसिकली उनकी ये पब्लिकली स्टेटेड पॉलिसी है कि ठीक है हमने फ्री फ्लोट पे छोड़ दिया है, अब मार्केट में लेकिन स्टेट we बैंक will मदाखलत, intervene। हाँ मदाखलत नहीं करता, लेकिन साथ में ये भी कहता है कि भाई अगर कोई डिसऑर्डरली मूवमेंट होगी या तो हम तो उसको हम आ सकते हैं। हम आ सकते हैं, ठीक है। सो सेकेंडली, स्टेट बैंक का ये मैंडेट होता है कि भाई जो भी इकोनॉमिक यानी स्पेशली जो प्राइसेस हैं उनमें जो मूवमेंट हो, चाहे वो एक्सचेंज रेट हो या इंटरेस्ट रेट्स हो,
वो बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता होने चाहिए ताकि कोई शॉक ना आए इकोनॉमी के ऊपर। तो ये दोनों चीजें सामने रखते हुए क्या आपको लगता है कोई एक भी अचीव कर पाया? क्योंकि अगर स्टेट बैंक ने इंटरवीन किया है तो उसके बावजूद डॉलर ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो बड़ी खतरनाक बात है कि इंटरवीन करने के बाद भी। और देयर वाज अ रिपोर्ट एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राणा की, जिसने ये यस। खबर की थी कि आई थिंक $1 बिलियन तक की शायद इंटरवेंशन की, फिर भी रोक नहीं पाए। तो इसका मतलब सिचुएशन बड़ी खतरनाक है। और अगर उन्होंने इंटरवीन नहीं किया तो क्या उनको ये नहीं लग रहा कि ये डिसऑर्डरली मूवमेंट है? क्या आपको बता रही है मार्केट में सोर्सेज, या अगर स्टेट बैंक ने इस पे कोई वजाहत दी हो? स्टेट बैंक ने इस पर कोई वजाहत नहीं दी है कि ये इंजेक्शन है नहीं। उनका एक ही रिस्पॉन्स आता है कि द स्टेट बैंक डज नॉट टेल यू व्हेन देयर इज एन इंजेक्शन नॉर डज इट डिनाई एन इंजेक्शन। तो ना हमें पता है कि इंजेक्शन किया अच्छा। ना नहीं किया, लेकिन जिस तरह से हमने रिजर्व्स को देख के और ये सब चीजों को देख के अंदाजा लगाया, तो कोई इंजेक्शन बाय द नंबर्स कोई खास तौर पे नजर आ नहीं रही है। तो there is मतलब if one were to prove it through numbers there was no way to do that. However, अगर इंजेक्शन की है और रुपी स्लाइड नहीं रुका और रुपी मजीद गिरता गया, तो ये अगेन दिस इज अलार्मिंग। अब जब ये जो G20 वगैरह ने हमें एक सहूलत दी थी कि मौखर कर दी थी अदायगियाँ, पोस्टपोन कर दी थी, जिस तरह से अचानक से ये कोविड के बाद इकोनॉमीज खुली हैं, तो जाहिर है कमोडिटी प्राइसेस ऊपर चली गई, डिमांड एकदम से आ गई। तो ऐसा लग रहा हम प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। हालांकि ये दिखने में तो लगता है कि जाहिर है खुलनी थी एक ना एक दिन, और आहिस्ता आहिस्ता खुली हैं। या तो क्या ऐसा तो नहीं होगा लेकिन दोबारा से वही जब जिस 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 ये पेमेंट दोबारा ड्यू हो जाएंगी? क्योंकि जाहिर है एक टाइम पर आके वो आपकी जिस डेडलाइन खत्म जिस होगी, तरह से तो फिर दोबारा रिजर्व्स एकदम से नीचे आ जाएंगे। नहीं, जिस तरह से जैसे फॉर इंस्टेंस ये डॉलर का आप जैसे पहले हम लोग कह रहे थे, इस डॉलर द रुपी जो स्लोली स्लोली अपनी वैल्यू लूज कर रहा है। स्लोली का मतलब है हमें ओवर ओवर अ मंथ वी कैन सी कि इट्स गोइंग रियली फास्ट, लेकिन एक दिन के अंदर कोई 2-3 रुपए का फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा कोई ड्रास्टिक वैसा चेंज नहीं है जिस तरह से हम पहले भी देख चुके हैं, पाकिस्तान में हो चुका है। बट लाइक ये जो स्लो बट समवट फास्ट इन द लॉन्ग रन पेस चल रहा है, इसको देखते हुए मतलब कॉमन सेंस डज से कि कमोडिटी प्राइसेस वर टू राइज अगेन। लाइक आई सेड, आई डोंट थिंक कि इन लोगों ने फैक्टर इन किया कि कितनी तेजी से बढ़ने लग जाती हैं जब ग्लोबल शॉर्टेजेस आती हैं, स्पेशली जब ये सप्लाई साइड शॉर्टेजेस आ रही हैं इन द ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री, सी फ्रेट वाला। तो ये सारी चीजों को भी ध्यान में नहीं रखा गया था आई थिंक जब पॉलिसीज बन रही थी। एज फार एज पेमेंट्स आर कंसर्न, अभी बगैर ये रीपेमेंट्स, बगैर ये ऑब्लिगेशंस मीट करने की जिम्मेदारी पे रुपी ऐसे हो जा रहा है। बट द मिनट वी हियर न्यूज के हमें अपने पैसे वापस करने पड़ेंगे, द मिनट वी हियर न्यूज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैसिव डेप्रिसिएशन हो सकती है। अच्छा। मैसिवली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द सेंस के if the government is not prepared for that, because if the commodity prices are used as an example, हम ये कह सकते हैं कि it can be expected कि they're not prepared. ठीक है। नॉर्मली हम देखते हैं ऑन एवरेज 4-5% डेप्रिशिएट करता है रुपये हर साल। इस दफ़ा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ज़्यादा हो गया है। तो लग नहीं रहा कि ये अभी रुकने वाला है, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। तो ये जो ग्रेजुअल राइज की बात थी कि आहिस्ता आहिस्ता होना चाहिए, ठीक है, रोज़ 2-2 3-3 रुपए नहीं बढ़ रहे, बट जिस Yeah, तरह से बढ़े जा रहे हैं the स्पीड से, तो impact ये is अगर आप right. देखें तो Yeah. ये ऐसा साल है शायद जिसमें 5% 6% जो डेप्रिसिएशन होती है उससे ज़्यादा ही ऊपर जा रहा है। तो कहाँ तक आपको लगता है? ऑब्वियसली एग्जैक्ट प्राइस कोई नहीं प्रिडिक्ट करता, बट कोई एक थ्रेशोल्ड होता है ना, एक रेजिस्टेंस लेवल होता है कि मे बी 180 पे रेजिस्टेंस Yeah. आएगी या 85 पे। कहाँ पर मार्केट में लोग क्या बात करें, किधर रेजिस्टेंस देख रहे हैं? जो मार्केट सेंटिमेंट है, साइकोलॉजिकल बैरियर 180 क्रॉस करना उनको मुश्किल लग रहा है। सम आर सेइंग कि 177 तक आके ये स्लो डाउन हो जाएगा। ऑफ कोर्स देयर इज नो एक्यूरेट, इस पे कोई आप बंदा एग्जैक्ट बता नहीं सकता कि क्या है क्या नहीं। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी कुछ लोग कह रहे थे कि 177 तक जो है ना एक रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट 177 तक आई थिंक पीपल आर सेइंग कि इंटरवेंशन तक आने की चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज 177 के बाद इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा पड़ने लग जाएगा। और स्टेट बैंक के मैंडेट के अंदर ये भी होता है कि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल टू एन एक्सटेंट करना होता है, तो दे मे स्टेप इन एट दैट पॉइंट एज वेल। अभी ये या जो डॉलर का इम्पैक्ट मार्केट में आना है, वो मुकम्मल तौर पे आ चुका है, या अभी क्योंकि ये तो बढ़े जा रहा है, आप समझती हैं कि नहीं अगले या 1-2 महीने में ये इम्पैक्ट नजर आएगा थोड़ा इकोनॉमी? थोड़ा थोड़ा लैग के साथ भी आता है। जैसे पेट्रोलियम का तो फौरन नजर आ रहा है कि इफ द रुपी इज वीकनिंग और इंटरनेशनली
पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो डॉलर पेट्रोल हमें ज्यादा महंगा पड़ रहा है, तो उसका तो नजर आ रहा है। बट ऑन अदर थिंग्स, जैसे फॉर इंस्टेंस हम लोग मशीनरी या कोई और चीज इंपोर्ट कर रहे हैं या रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं फिर प्रोडक्शन प्रोसेसेस, उसकी वजह से ओवरऑल within the next 2 or 3 months when the products are being made and sent into the market, the prices बढ़ेंगी, तो overall inflation overall will rise as well, क्योंकि lag variable भी होता है, तो 100% पूरा impact आया नहीं है, impact थोड़ा lag के बाद भी complete होगा। And I can add one thing here, इस वक्त मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ ब्रिटिश और अमेरिकन इकोनॉमी, यहाँ भी इन्फ्लेशन ने बड़ी तबाही मचाई है और डॉलर इंटरनेशनली भी महंगा हो रहा है, इंटरनेशनली भी डॉलर महंगा हो रहा है क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होने वाली है, तो लोग जो है ट्रेजरीज की तरफ जा रहे हैं। अच्छा अरीबा, कमिंग बैक टू द गवर्नर स्टेटमेंट, बड़ा सोशल मीडिया पे इसके ऊपर जो है ना समझ ले एक तरह का दंगल हुआ लोगों ने बड़ी इस पे जो है वो की, बट किस तरह से आप इंटरप्रेट कर रही हैं इसको कि और इतना लोगों ने जो शोर मचाया इसमें सेन आर्गुमेंट क्या थी, वाई, अगर एक आम आदमी समझना चाहे कि स्टेट बैंक का गवर्नर ये बात कर रहा है तो अगर आसान अल्फाज में समझा सकें कि क्यों ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही, स्पेशली जर्नलिस्ट को और एनालिस्ट को, कि क्यों वो इत्तेफाक नहीं कर रहे इससे। जो स्टेट बैंक के गवर्नर्स होते हैं इन द पास्ट एज वेल, व्हाट वी हैव सीन इज कि वो कम बोलते हैं, वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं, प्रेस रिलीजेस निकालते हैं। स्टेट बैंक गवर्नर बजाते खुद पब्लिक अपीयरेंसेस अपने कम रखते हैं और ऐसे पब्लिक स्टेटमेंट्स कम देते हैं। डॉक्टर बाकर इज डिफरेंट, वो हर बात पे स्टेटमेंट देते हैं, वो हर इवेंट में जाके स्पीच देते हैं। डॉक्टर बाकर इज डिफरेंट, कम्युनिकेशन वो दिखा, मतलब उनका आई गेस बिलीफ है कि द मोर आई कम्युनिकेट द मोर कॉन्फिडेंस देयर इज इन द पब्लिक। तो वो एक तरह से मे बी ही वाज ट्राइंग टू मेक पीपल मोर कॉन्फिडेंट कि देखें इफ द रूपी इज स्लाइडिंग तो कुछ लोगों का फायदा भी होता है, आप सिर्फ इसको नेगेटिव नहीं ले सकते। मतलब उनका ये होगा कि वो चाह रहे थे पीपल लुक एट द ग्लास एज हाफ एम्प्टी, सॉरी हाफ फुल। हाफ फुल तो आप कह रही हैं, दैट हाफ फुल, और लेकिन ये ओवरसीज पाकिस्तानी अबाउट 9 मिलियन में भी, और उसमें भी मेजॉरिटी सऊदीया और यूएई वगैरह में जो इतने पैसे एग्जैक्टली वो चाह रहे हैं हम देखें ग्लास हाफ फुल है, लेकिन इन दिस सिचुएशन anyone, मतलब reality is the glass is leaking, it's half empty, right? So him saying that is him trying to give us, like जैसे बच्चे को कहते हैं बेटा कोई बात नहीं अगली दफा कर लेना, it's like that. But the point is इनकी ये statement rather than giving confidence has reduced confidence, because इससे ये लगता है कि भाई अब और बुरे हाल हो सकते हैं, तो आप अच्छी देखो, yeah, he is under pressure क्योंकि आज से 6 महीने पहले जब गवर्नर साहब आपको कोई भी इवेंट में नजर आते थे तो गवर्नर साहब एक स्पीच हर जगह देते थे और वो ये कहते थे कि हमने रुपी को फ्री छोड़ा टू एन एक्सटेंट, और उसको हमने कोविड के मतलब कोविड से पहले उसको फ्री छोड़ा, और जब द फैक्ट दैट द रुपी मैनेज टू सर्वाइव कोविड, the worst external shock ever, and the fact कि वो उसको बर्दाश्त कर सका, that means कि the rupee is strong. सही 6 महीने पहले तक डॉक्टर बाकर हर जगह ये एक लाइन हर जगह बोलते थे, एंड आई एम सेइंग दिस क्योंकि मैंने उनको कम से कम ये 4 दफा बोलते रहे सुना है। एक ही स्पीच होती है कि देखिए, हाँ आपने सबने सुना है ये बात, वो यही हर जगह यही कहते हैं कि देखें हमने रुपी को छोड़ा, रुपी सब बोले 180 तक जाएगा, देखें 180 तक नहीं गया, वो खुद स्टेबल हो गया, खुद मार्केट फोर्सेस उसको नॉर्मल ले आई, तो उनको काफी कॉन्फिडेंस था in the market forces and the demand supply and how the rupee would find its value and all of that, but the fact remains कि अभी he doesn't seem confident। एक और बात ये है कि थोड़ी सी criticism इस पे और भी मिली है, valid criticism, because the state bank is now actively working as a state bank for overseas Pakistanis। बहुत सारे incentives, बहुत सारे initiatives निकले overseas Pakistanis की वजह से, और जब वो ऐसी बातें बोलेंगे कि इससे overseas Pakistanis को फायदा होता है, $2 billion plus भी तो आए आपके पास होगा भाई, उनका तो ये आर्गुमेंट है ना, वो 2 अरब आप जैसे लोगों से हमारा घर चलता है लेकिन जो ओवरसीज और एक्सपोर्टर्स से एक्सपेक्टेशंस थी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि रेमिटेंसेस ऑब्वियसली सस्टेनेबल नहीं, अगर बाहर इकोनॉमीज स्ट्रगल करेंगी तो ओवरसीज पाकिस्तानी भी कैसे पैसे भेजेंगे, होंगे तो भेजेंगे। दूसरी तरफ ये जो एक्सपोर्टर्स हैं, इन्होंने कहा था कि भाई डी वैल्यू करने से रुपये एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, ऑब्वियसली आइडिया था उनका कि एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ेंगी, वो सस्टेनेबल होंगी, लेकिन वो इम्पैक्ट नज़र नहीं आया एज सच, या अभी उसमें टाइम लगेगा। there are two things economics में कॉन्सेप्ट होता है J curve का, सही है, उसमें लेकिन J curve का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपके एक्सपोर्ट्स आर प्राइस इलास्टिक,
मतलब उनकी प्राइस कम होने की वजह से लोग उनको ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, तो एक लैग के बाद क्या होता है, जे जे का शेप बनता है। अच्छा। एक टाइम तक आपके बुरा जाएगा, फिर इट विल गो अप। सही है, इट विल कीप गेटिंग वर्स एंड देन इट विल गो अप। सिमिलरली इंपोर्ट्स के साथ भी ये होता है। अगर आपको इंपोर्ट्स कर्टेल करनी है, तो अगर आपकी इंपोर्ट्स प्राइस इलास्टिक है कि अगर वो प्राइस बढ़ेगी तो आप इंपोर्ट कम करेंगे, तो एक टाइम तक आप और इंपोर्ट करेंगे तो आपको और महंगा पड़ेगा, बट एक टाइम के बाद देट विल राइज। तो दीज टू थिंग्स हैपन। हमारा सिचुएशन ये है कि हमारे एक्सपोर्ट्स प्राइस इलास्टिक रिलेटिवली है, in the sense कि we don't export like life saving drugs, we don't export things like that. हमारे exports है things जो लोग ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते, इस तरह की चीजें होती हैं। हमारी जो imports है ना, वो essential है, in the sense कि पेट्रोल चाहे महंगा हो, हमें पेट्रोल चाहिए ही चाहिए, मशीनरी चाहे महंगी हो, हमें चाहिए ही चाहिए। और ये इस दो तरह की मिला जो के मेरे चीजें ख्याल होती में 1/3 और शायद इससे ज्यादा बना लेते हैं आपके उसका इंपोर्ट बिल का। अप्रोक्सीमेटली। तो ये इसका क्या होता है कि जब हम डेप्रिशिएट करते हैं तो ये कर्टेल आप कर ही नहीं सकते। जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि हम जो है क्या कहते हैं, ये जो नाहिद पे डोरिटोस नजर आते हैं, ये सब होता है, ये कम हो जाती है, लेकिन दीज आर लाइक अ फ्रैक्शन, तो वो कम हो एसेंशियल्स। जाती हैं, लेकिन ये चीजें कम नहीं होती है। मसलन ऐसे ही पेट्रोलियम है ना, डजंट जैसे गो आप डाउन। कितनी महंगाई हो जाए, हाँ, आपने बिजली का बिल देना है, अपना घर का किराया देना है, तो ये तो देनी एग्जैक्टली ही देनी। तो इससे क्या होता है कि जे कर्व का सिचुएशन, द जे कर्व का जो जे का जो वो चीज है वो काफी डीप होती है। तो वो जे कर्व इज डिपेंडेंट ऑन इलास्टिसिटीज, और पाकिस्तान की जो इलास्टिसिटी का मसला आ रहा है ना, वो उसकी वजह से डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी का वो हो रहा है। तो एक्सपोर्ट्स शायद बढ़ जाएं, लेकिन एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ेंगी तो एक लैग के बाद बढ़ेंगी, क्योंकि आज आपकी चीज सस्ती हो रही है तो एक बंदे मतलब नए क्लाइंट मिलते मिलते एटलीस्ट 6 मंथ्स 3 मंथ्स ठीक जो है, भी ठीक लगता है। है। मिफ्ता इस्माइल साहब के टाइम पर ही हमने जो है डॉलर को फ्री छोड़ दिया था, बिकॉज नजर आ रहा था कि आईएमएफ के पास जाना होगा। नून लीग को भी नजर आ रहा था कि अगर वो जीते तो या उनको दोबारा जाना पड़ता। तो वो जो 104-5 पे रोक के रखा हुआ था, कि उस वक्त बातें थी कि 25-30% जो है वो पाकिस्तानी रुपी आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड है। तो जब तक रजा बाकिर साहब आए थे तो उस वक्त तो ऑलरेडी डॉलर आई थिंक 130 प्लस पे भी चला गया था शायद। तो वो तो इम्पैक्ट या डॉलर पैरिटी पे आ गया था ना रुपी। उसके बाद से अगर आप देखें तो आप किस तरह से देखती हैं इन दो सालों में इनको। और इन्होंने 2-3 स्टेटमेंट्स दिए ऐसे, मिसाल के तौर पे ये बार बार कहते रहे अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि द वर्स्ट हैज पास्ट ऑलरेडी, बुरा वक्त गुजर चुका है। और वो 2 साल हो गए, वो बातें कई दफा उन्होंने कही। इट विल बी अनफेयर कि कोविड को मेंशन ना करें, ऑब्वियसली कोविड का भी एक इम्पैक्ट आया, टू बी फेयर विद द गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर्स। बट ये जो बात करते थे कि बूम और बस्ट साइकिल, इन्होंने ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू दिया था और मुझे याद है उसी दौरान मैंने भी एक आर्टिकल लिखा था एफटी के लिए। और यही खतरे उसमें इकोनॉमिस्ट ने जो है बात की थी कि इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट रखे हुए इतने हाई और हॉट मनी आ रही है पाकिस्तान में, जो उनकी बेट थी ये बहुत रिस्की है। और ऑब्वियसली हमें नहीं पता था कोविड आ जाएगा, बट देन अगेन उनको इंटरेस्ट रेट जब गिराने पड़े तो एकदम से वो सारा पैसा निकल गया। शॉर्ट टर्म में आपको इतनी महंगी बोरिंग करनी पड़ गई, आपने लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो है उसको डिले किया। तो ये 2 सालों में अगर आप इनकी मैनेजमेंट को देखते हैं तो आप किस तरह से असेस करती हैं एज एन इकोनॉमिक जर्नलिस्ट कि इज इट जस्ट डिसअपॉइंट किया है, या अभी 2 साल ठीक है, कम अरसा इनको और टाइम देना चाहिए एटलीस्ट? क्या आपको लगता है इन्होंने डायरेक्शन कम अज कम सेट कर दिया, या डायरेक्शन भी सेट नहीं की है? वही वाली बात जो मैंने शुरू में बोली थी, कहीं ऐसे ही ना चलता रहे। नहीं, so Dr. Bakr, yeah, the State Bank in entirety, I feel कि कोविड आना, हम लोग जब इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करते हैं तो वी कंसिडर कोविड का शुरू होने वाला पार्ट, बट ये जो कोविड एंडिंग इटसेल्फ इज समवॉट ऑफ एन इकोनॉमिक क्राइसिस, बिकॉज ग्लोबली इसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये सारी चीजों को देखना भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। जो उसमें मैं ऐड 13 कर दूं, पॉइंट इस वक्त कल रात को ही मैं अपना एक असाइनमेंट फाइल करता हूँ। इस वक्त अमेरिका में जो है गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म हो गया है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन लड़ रहे हैं। डेमोक्रेट्स चाह रहे हैं और बोरिंग करें, और लिमिट अपनी एग्जॉस्ट कर चुके हैं तकरीबन। डेट सीलिंग बढ़ाने की बात हो रही है और रिपब्लिकन ने मना कर दिया, क्योंकि वो 100% और जीडीपी से भी ज़्यादा डेट हो चुका है। और जो उनकी सेक्रेटरी वो हैं ट्रेजरी की, जेनेट येलन, उन्होंने कहा है कि भाई अक्टूबर में पैसे खत्म हो जाएंगे और गवर्नमेंट शट डाउन हो जाएगी। तो ये हाल है इस वक्त वहाँ पे। आप सही कह रही हैं, कोविड का इम्पैक्ट बहुत बुरा आ रहा है हर जगह पे। कोविड कोविड का इम्पैक्ट हम लोग को सिर्फ कोविड की एंट्री नहीं, कोविड का एग्जिट होना भी देखना है, बिकॉज एग्जिट काफी, यू डोंट नो व्हेन इट्स गोइंग टू एक्चुअली गो कंप्लीटली। तो एक ये अनसर्टनिटी भी है, यू नेवर नो कि कोई और वेरिएंट ना आ जाए, कुछ ना हो जाए। एक ये चीज है। एज फार एज डॉक्टर बाकर इज कंसर्न्ड, हॉट मनी के लिए ही गेट्स क्रिटिसाइज अ लॉट, बिकॉज 13.25% जो है, नॉट ओनली डिड इट अट्रैक्ट हॉट मनी, बट उस वक्त जो है
business sentiment पूरा खत्म हो चुका था. LSM had declined, inflation had risen, businesses were not expanding. In fact, businesses were really pessimistic towards के पूरा क्या चल रहा है पाकिस्तान में. तो it was really criticized. However, जो उन्होंने कोविड में जो रिस्पॉन्स दिखाया था, that is something that I will completely appreciate, because an economy that was declining and shrinking, उन्होंने मतलब the state bank policies itself को अगर हम देखें तो अच्छा खासा इम्पैक्ट था ऑन पाकिस्तान 3.94% ग्रोथ जो इस साल रजिस्टर हुआ. क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि जो स्टेट बैंक की कोविड को लेके पॉलिसीज थी उस पर मैंने भी बहुत क्रिटिसिज्म नहीं देखा, बल्कि इंडस्ट्री से अप्रिसिएशन ही आई थी. बड़ी अच्छी पॉलिसीज निकाली थी. इतनी आई कि आप ये सोचें कि एक टाइम पे इंडस्ट्रीज आर पेसिमिस्टिक एंड देयर लाइक अब तो बहुत बुरा हो गया. एंड देन व्हेन कोविड हिट्स तो सबके दिमाग में ये है कि देखो हमारा मुल्क नॉर्मल सिचुएशन में सही नहीं चलता, कोविड में तो हम गए. That is the general sentiment. And then at that point आप एक regressive, एक stubborn and strict state bank एकदम से flexible बन गया, और not only flexible but it became very proactive. तो ये सारी चीजों से ये नजर आया कि जब IMF के कंडीशंस होते हैं तो स्टेट बैंक काफी डिफरेंट होता है, और IMF की कंडीशंस काफी लीनियंट हो गया है कोविड के दौरान, तो स्टेट बैंक काफी डिफरेंट हो गया था. तो इन आइडियल सिचुएशंस व्हेन पाकिस्तान डज नॉट हैव टू डिपेंड ऑन द IMF, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर रजा बाकर को एक नॉर्मल टेन्योर दिया जाए without IMF complications, तो one can expect कि पाकिस्तान सही ट्रैक पे जाए. As far as it is right now, कोई इतना बुरा नहीं चल रहा, सही है. Policies are debatable in the sense के economic policy आप आज decide करो, आप you cannot counter and factor in all exogenous shocks. जो भी shock पड़ गया आप hit or miss है. तो 2 years हो गए. I think he's going to complete his term and maybe push for an extension अगर government में कहीं job ना लगी तो. So coming back to IMF, दोबारा से वापस IMF की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने कहा था कि हमें बूम और बस्ट साइकिल से निकलना है, इंटरव्यूज भी दिए थे. शौकत तरीन साहब ने भी कहा था कि इस दफ़ा की ग्रोथ डिफरेंट होगी. रजा बाकिर साहब ने भी कहा था डिफरेंट होगी, सस्टेनेबल होगी, क्योंकि हमेशा कंजम्पशन और स्पेंडिंग लेड ग्रोथ होती है, सस्टेनेबल नहीं होती. इस दफ़ा सस्टेनेबल होगी. अभी तक तो ऐसा नहीं नज़र आ रहा. क्या जो मार्केट में बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या उनके तासुरात हैं? क्या उनको भी ऐसा ही लग रहा है कि दोबारा हमें IMF के पास जाना पड़ेगा इवन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोग्राम, या एक्सटेंड करना पड़ेगा, या फिर नहीं हम मजीद 1-2 साल में अपने आप को निकाल पाएंगे इससे? So my honest answer is अगर हफीज शेख फाइनेंस मिनिस्टर रहते तो हमें दोबारा नहीं जाना पड़ता, because हफीज शेख पॉपुलरिस्ट मूव्स नहीं ले रहे थे. He was doing things that were necessary in the long run. वो उनको electable थे नहीं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था लोग उनको पसंद करें ना करें. He was taking policies जो पाकिस्तान के लिए असल में इकोनॉमिक्स का. आप एग्जांपल दीजिए, क्योंकि आपने ये एक नया जो है ना पहलू छेड़ दिया. हफीज शेख साहब पे बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है, तो क्योंकि आप इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं, आपका बैकग्राउंड भी, आप थोड़ा एग्जांपल देके बताएं 1-2 पॉलिसीज ऐसी, क्योंकि वो तो टमाटर 17 रुपए बोल रहे थे जबकि मार्केट में 400 चल रहा था. तो दैट्स वन ऑफ एग्जांपल. आप एग्जांपल दें ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं? नहीं, हफीज शेख थोड़ा disconnected थे from society again क्योंकि वो electable नहीं थे. लेकिन the thing is that हफीज शेख के मैं इस तरह से कह रही हूँ कि the IMF को हम काफी क्रिटिसाइज करते हैं कि काफी टफ स्टैंसेस लेना पड़ता है. IMF की काफी चीजें जो हफीज शेख जो the things that he accepted, जैसे for example the reprofiling of debt हुआ, इसके अलावा the way के क्या कहते हैं जो कंजम्पशन लेड ग्रोथ को सप्रेस करने की कोशिश की सस्टेनेबल ग्रोथ को लाने के लिए. अब उसमें एक डाउन टर्न का पीरियड आता है जो उन्होंने गुजार लिया था. अब जो अच्छा टाइम आने लगा था फॉर हिम टू रीप बेनिफिट्स, उससे पहले वो चले गए. लेकिन ये है कि हफीज शेख की जो पॉलिसीज थी दे वर टफ स्टैंसेस. जैसे फॉर इंस्टेंस वो वाला हाल है कि आप स्कूल में, आपके बच्चा स्कूल में है, आप उसको बोलो जल्दी सो, 9 बजे सो, यू मेक अ रियली गुड रूटीन ऑफ द किड, एट द एंड ऑफ द ईयर योर किड गेट्स फर्स्ट पोजीशन. सही है. इकोनॉमिक्स में हर चीज में एक वेरिएबल का लैग आ रहा होता है, आपको हर चीज फौरन नजर नहीं आ रही होती. कंजम्पशन लेड ग्रोथ को फ्यूल करना या इंकरेज करने में क्या होता है, लोगों को नजर आता है वाह यार चीजें तो इतनी सेल्स हो रही हैं, इतना ये हो रहा है, इकॉनमी बहुत जबरदस्त जा रही है, उसके फौरन रिजल्ट्स आते हैं. कंजम्पशन लेड ग्रोथ के इमीडिएट में 1, 2, 3 months में रिजल्ट्स आते हैं. व्हाट हफीज शेख वाज डूइंग वाज अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान.
तो विद मतलब शौकत वो तरीन अगर राइट रहते तो नाउ, रियल स्टेट सेक्टर को इतने इंसेंटिव्स नहीं मिलते। नहीं कार नहीं मैन्युफैक्चरर्स को नहीं इंसेंटिव्स मिलते। नहीं नहीं, उनको वो रहते हैं, तो ये पॉपुलैरिटी अपीजमेंट जो चल रही है वो नहीं होता। सही सही। जो जो लोगों के डिमांड्स मान ली जा रही हैं और कुछ ज्यादा ही इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कंजम्पशन, वो नहीं होता, बिकॉज ही नोज हाउ टू स्टैंड हिज ग्राउंड इन द सेंस के लोगों को लगता है कि ही इज अग्रीइंग टू व्हाटएवर द आईएमएफ इज सेइंग, लेकिन इन द लॉन्ग रन vision was spot on. However, if we talk about Shaukatin, I'm not criticizing him because consumption-led growth is getting the job done. As a minister, he's thinking about that as well. मतलब क्योंकि पार्टी का टेन्योर खत्म हो रहा है, इलेक्शंस का भी सोचना पड़ता है, अगर अगले टेन्योर में आएंगे नहीं तो बेहतरी कैसे लाएंगे, मतलब इनका तो यही लॉजिक है. बट माय पॉइंट इज दैट ही इज इंकरेजिंग कंजम्पशन लेड ग्रोथ. तो विथ दिस यू नेवर नो कि क्योंकि कंजम्पशन लेड ग्रोथ पाकिस्तान के केस में ओवर टाइम बन जाती है इंपोर्ट लेड ग्रोथ, जो ओवरऑल फिर हमें नुकसान पहुंचाती है. तो क्योंकि कंजम्पशन हमारी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान के उसी केस में प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ती और फिर हम एग्जैक्टली हमारे बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स पेमेंट उस क्राइसिस की प्रोपोर्शन तरफ से चले जाते बढ़ती हैं। नहीं है, हमारे एक्सपोर्ट्स उस प्रोपोर्शन से बढ़ती नहीं है, और जो हमारी इंपोर्ट्स होती हैं वो नेसेसरी बन जाती हैं. एंड हम लोग फिर हमारे इकोनॉमिस्ट लॉजिकली डिक्टेट करने लग जाते हैं कि देखिए इंपोर्ट्स हम कर रहे हैं, इन इंपोर्ट से हमारी जीडीपी बढ़ रही होती है, लेकिन ओवरऑल हमारे करंट अकाउंट पे नुकसान पड़ रहा होता है. और फिर अगेन वी माइट मूव बैक टू डायरोनॉमिक्स, जहाँ पे हम रुपये को स्टेबल करने के लिए हम पैसे फेंकते जाएं. तो इट्स अ विशियस साइकिल जो चल रहा होता है. तो I feel that if Hafiz Sheikh stayed on, तो we would have, मतलब आप ये देखें कोविड के टाइम पे he was a finance minister, he left right before you hear 3.94%. Who do we have to give credit for that? The State Bank and Hafiz Sheikh. Yes. So if someone could manage the economy in that situation, I feel he should have stayed on. All right, but it's sort of unfortunate एक बहस होती है ये भी कि I'm not doubting हफीज शेख्स credibility और credentials या शौकत तरीन साहब की, लेकिन ऑब्वियसली पास में भी ये लोग आए हैं, फॉर सम रीज़न किसी ने लंबा टाइम भी दिया कि छोटे अरसे में चला गया. हमारे पास ऐसा लगता है कि गिने चुने फेसेस हैं, उनके अलावा हम उसके बाहर एक्सपेरिमेंट नहीं करते. और रज़ा बाकिर इंटरेस्टिंगली स्टेट फॉर 2 years, और आप जैसा अभी आप कह रही है कि आपको लगता है ये 10 year पूरा करेंगे. फाइनेंस मिनिस्ट्री के हेड्स 4 या 5 दफा चेंज हो चुके हैं मेरे ख्याल में. फाइनेंस मिनिस्ट्री के तो इतनी जल्दी I जल्दी don't अगर आप even हेड चेंज remember how करेंगे तो many are. ऑब्वियसली वो पॉलिसी मेकिंग पे फोकस और डायरेक्शन कहाँ रहेगी. सो पॉलिसी मेकिंग पे जो डायरेक्शन होती है, एक विजन बनता है फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years. सही है कि वी हैव टू डू दिस फॉर 4 years, आखिरी साल हम चलो ग्रोथ पुश कर लेंगे, एक इस तरह से होता है, राइट? If you keep changing the ministers, that's not going to happen. एक हमारे the shortest term a minister spent was Hamad Azhar for I think 20 days. ऐसी चीजें करने में आप स्टेबिलिटी भी नहीं ला सकते, आप कॉन्फिडेंस भी नहीं ला सकते. बहुत बड़ी बात है. गलत सिग्नल भेजते हैं ना, बहुत गलत सिग्नल्स भेजते हैं मार्केट को. आप ये सिग्नल भेज रहे हो कि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो. जैसे ये वो सिग्नल है जैसे पहले हमारे पीएम आते जाते थे और प्रेसिडेंट्स आते जाते थे, या वो सिग्नल है कि अब फाइनेंस मिनिस्टर की बारी है, मतलब बड़े आना इन्वेस्टर जाना हैं, तो कोई लगना है. बड़ा प्लान करके बैठे हुए हैं इन्वेस्टमेंट का, मैन्युफैक्चरिंग का, तो आपको पता ही नहीं यार मैं आज ये कुछ करने जाऊं, पता चले दूसरा बंदा आए और मेरा सारा जो प्लान है वो खराब हो जाए. सो हरीबा, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया. मैं आई वुड लव टू टॉक मोर अबाउट डायरोनॉमिक्स. मेरे बड़े क्लोज है वो टॉपिक दिल के, उससे पास में बड़ा लिखा भी है, उस पर बात भी की है, और भी दिल चाहता है इस पर बात की जाए, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और उसको हमने एडिट भी करना होगा. तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपसे होपफुली इकोनॉमी के हवाले से मैं रब्ता रखूंगा और मज़ीद देखेंगे. अल्लाह ना करे ऐसे बुरे हालात होंगे बार बार बात करनी पड़े, बट विल कीप इन टच. अच्छी चीज़ों में बात करेंगे, बिल्कुल अच्छी चीज़ों में बात करेंगे. चलिए, बहुत शुक्रिया.